गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो जब भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, पहले और हमें पता होना चाहिए कि आयरन के और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम और। तो आपको पता है जो आयरन का मेन और होता है वो क्या होता है, हेमेटाइट होता है। इसी से हम आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं। अभी क्या फॉर्मूला होता है इसका, Fe2O3। इसके अलावा इसका और मैग्नेटाइट भी होता है, मैग्नेटिक हो रही है, Fe3O4 होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, Fe2O3 इंटू FeO, यानी 2 आयरन यहाँ है, एक यहाँ हो गया, 3 आयरन के एटम हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए, यानी यह मिक्स्ड ऑक्साइड है। भी मैग्नेटाइट के बाद में आपका क्या आता है, सिडेराइट आता है, कार्बोनेट हो रही है, FeCO3। इसके बाद में एक आपका लिमोनाइट आता है, हाइड्रेटेड हो रहे हैं, Fe2O3 3H2O। इसे ब्राउन हेमेटाइट भी कह देते हैं। भी क्या कह देते हैं, ब्राउन हेमेटाइट, ब्राउन कलर हो जाता है इसका। लिमोनाइट है भी ये, लिमोनाइट। अच्छा, इसके बाद में क्या आएगा आपका, एक सल्फाइड और है, इससे आयरन पाइराइट कहते हैं, या इसे फूल्स गोल्ड भी बोल देते हैं। क्या होता है अभी, FeS2। क्लियर है। तो ये आयरन के और है। हम मेनली किसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, हेमेटाइट से करते हैं, इससे तो बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों भाई, क्योंकि हमने कहा था कि आयरन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसा मेथड चाहिए या ऐसा और चाहिए जिससे मैं आसानी से कम खर्चे में निकाल लूं। अगर मैं इससे आयरन ऑब्टेन भी कर लेता हूं ना, उसमें सल्फर की इम्प्योरिटी लार्ज अमाउंट में होती है और वो हमारे लिए क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। इसलिए हम इससे तो कभी भी नहीं निकालते। ठीक है। अब आप देखो, तो हमें और पता है हम प्रोसेस क्या करते हैं। सबसे पहला था हमारा क्रशिंग और ग्राइंडिंग, यानी हम क्या करेंगे, इन सबको जिनमें से भी हमें आयरन निकालना है, फाइन, मैं मेनली बात करूंगा हेमेटाइट की, हम उसको क्या करेंगे, फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या था आपका, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसे हम प्योरिफिकेशन ऑफ ओर भी कह सकते हैं। तो अब कंसंट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्साइड ओर होता है उनके लिए मेनली हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लिखना चाहो तो लिख लो। ऑक्साइड ओर के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। इसके अलावा आयरन है, और आयरन का पता आपको मैग्नेटिक नेचर होता है, हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ग्रेविटी सेपरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन दोनों यूज कर सकते हैं कंसंट्रेशन के लिए। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद में हमने क्या किया था, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। तो उसके लिए हमने 2 मेथड यूज किए थे, एक कैल्सिनेशन यूज किया था, दूसरा रोस्टिंग यूज किया था। तो हमने कहा था कि जो ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर है या हाइड्रेटेड ओर है, उनके लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो मेनली इनका क्या किया जाएगा, कैल्सिनेशन किया जाएगा। बट कुछ केस में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग भी यूज कर लेते हैं। रोस्टिंग यूज करने का कारण ये है कि बाय चांस आपका आयरन FeO की फॉर्म में है, तो रोस्टिंग के दौरान हम क्या करते हैं, भी एक्सेस में ऑक्सीजन देते हैं, तो ये क्या होगा, जो फेरस ऑक्साइड है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर ये फेरस ऑक्साइड की फॉर्म में रह जाता तो ये क्या कर लेता, स्लैग बना लेता है ना, जो आपकी सिलिका की इम्प्योरिटी है उसके साथ। ठीक है, ये दोनों स्लैग के रूप में निकल जाता, हमारा तो आयरन का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फेरस ऑक्साइड है उसको फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग। क्लियर है, इन पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। अब आ जाओ, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका। नेक्स्ट क्या होगा, अभी स्मेल्टिंग करेंगे। और स्मेल्टिंग आपको पता है कहाँ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर करते हैं। एक बार ये नोट करो, मैं ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बना रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग आपको पता है कहाँ की जाती है, ब्लास्ट फर्नेस में करेंगे। जो ब्लास्ट फर्नेस है आपकी वो स्टील की बनी हुई है और अंदर से क्या की है, ब्रिक्स से लाइनिंग की हुई है। ये स्टील की बनी हुई है, अंदर से ब्रिक्स से हमने लाइनिंग कर रखी है। अब देखो भी,
अब ऊपर क्या है कि कप एंड कोन अरेंजमेंट है, ठीक है, आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा कोन की तरह है ये। इसको मैं ऊपर की तरफ करूंगा तो यहां से मैं क्या करूंगा, और प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन डाल दूंगा, ठीक है। मेरा जो भी कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर है वो डालूंगा, प्लस कोक डालूंगा, प्लस मैं क्या डालूंगा, लाइमस्टोन डालूंगा। इनका रेशो भी मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या होता है 8:4:1 रेशो में प्रेजेंट होते हैं। अब यूज देखो, यहां पे जो मैंने कोक डाला है उसका दो यूज है। कोक क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन एज ए फ्यूल भी यूज होगा और दूसरा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज होगा, ठीक है। और जो लाइमस्टोन डाला है ये तो आपको पता ही है क्या यूज होता है इसका, ये बेसिक फ्लक्स है, ठीक है। अब आपने और प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन डाल दिया इसके अंदर। अब आप क्या करोगे, ऊपर से जब इसे मैं चार्ज कहूंगा, ऊपर से जब आप चार्ज डाल रहे हो तो नीचे देखो यहां 2s बने हुए हैं। 2s की हेल्प से मैं क्या करूंगा, ये होल्स हैं, यहां से हॉट एयर इनलेट करवाऊंगा। हॉट एयर मतलब मैंने प्री हीटेड एयर है और एयर का टेम्परेचर मैंने 1000 यानी 1000 केल्विन के लगभग सेट कर रखा है, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे एयर यहां से आ रही है, ठीक है। ऊपर से आपका क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। चार्ज में क्या आपका कोक है, कोयला है। कोयला जब गर्म हवा के कांटेक्ट में आएगा तो यहां क्या होगा, कंबस्टन होगा, है ना। और आपको पता है कंबस्टन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। तो इस कारण क्या होता है, यहां पे जो बॉटम पार्ट है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई लकड़ियां जलाते हो आप, ठीक है, तो लकड़ियों के बिल्कुल नजदीक टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाते हो टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। सेम यहां होगा कि बॉटम पार्ट जहां कंबस्टन हो रहा है टेम्परेचर बहुत हाई है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस फर्नेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बॉटम पार्ट है, इसको मैंने लोअर पार्ट कहा, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है 1423 टू 1673 केल्विन, ठीक है। इसके बाद में ये मिड पार्ट है जिसका टेम्परेचर है 1123 केल्विन, और ये अपर पार्ट है, यहाँ पे 500 से 900 केल्विन के लगभग टेम्परेचर रहेगा। यानी बॉटम पार्ट जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर है 2170 केल्विन के लगभग, ठीक है, बॉटम फिर लोअर फिर मिड और फिर अपर पार्ट। क्लियर है। अब क्या होगा कि अब मैंने नीचे ये दो रखे, एक तो मोल्टन स्लैग के लिए और एक मोल्टन आयरन के लिए टैप बना रखे हैं। यानी जाहिर सी बात है, इतने ज्यादा टेम्परेचर से आयरन और स्लैग बनेगा तो मेल्टेड फॉर्म में ही होगा। तो आयरन होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे से यहां से निकाल लेंगे, स्लैग यहां से निकाल लेंगे। इसके ऊपर क्या है, यहां से वेस्ट गैसेज है वो निकल रही है, ठीक है। जो भी जैसे सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगी, आर्सेनिक है, आर्सेनिक ऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगी, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगी। तो ये सारी जो वेस्ट गैसेज है वो यहां से निकलेगी। क्लियर है। तो इसको 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं। तो अब देखो मैंने क्या किया है, पहले अपन इसकी जो थर्मोडायनेमिक्स समझते हैं, यानी एलिंघम डायग्राम की हेल्प से आयरन की रिडक्शन कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मैं 1 बाय 1 इसको समझाऊंगा। वैसे तो मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूं जब एलिंघम डायग्राम किया था, ठीक है, वो लेक्चर आप देख सकते हो, चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसवा। फिर भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हम रिडक्शन कैसे करेंगे, ये एलिंघम डायग्राम बना रहा हूं। एलिंघम डायग्राम तो सभी को आता ही है। यहां टेम्परेचर लूंगा, यहां क्या लिखूंगा मैं, डेल जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, स्टैंडर्ड कंडीशन है। इसके लिए मैंने कार्बन के लिए, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ये वाला करवाता है, एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में मैंने। यहां से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यहां से ये मान लो कि आयरन वाला ये जा रहा है, यहां से आयरन से क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है, और यहां पर टेम्परेचर है वो 1073 केल्विन के लगभग है, ठीक है, 1073 के लगभग केल्विन टेम्परेचर है। अब देखो ये आयरन वाली लाइन है, और इससे नीचे किसकी है लाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड की। मैंने आपको बताया था, एलिंघम डायग्राम करवाया था
कि जो नीचे वाला है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, आयरन का जो ऑक्सीजन है आयरन ऑक्साइड का वो ले लेगा और उसकी रिडक्शन करवा देगा। यानी सिंपल सी बात याद रखनी है, लिंगम डायग्राम में हमने क्या बताया था कि नीचे वाला होता है वो ऊपर वाले की रिडक्शन करवा देता है। तो अगर टेम्परेचर क्या है 1073 केल्विन से कम है तो रिएक्शन देखो क्या होगा कि आयरन ऑक्साइड आपका वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है, ये करो तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी 1073 से जो नीचे है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन एफिनिटी आयरन से ज्यादा है और जिसकी एफिनिटी ज्यादा होती है वो ऑक्सीजन को निकाल लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसने रिडक्शन करवा दिया। और अगर टेम्परेचर 1073 केल्विन से अबव है तो क्या होगा भाई, अब क्या हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड करो ऊपर चला गया आयरन वाले से, तो अब आयरन की ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम नहीं करेगा। अब आपको पता है कार्बन वाला करो नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर वाले का रिडक्शन आसानी से करवा सकता है। यानी यहाँ कार्बन की जो ऑक्सीजन एफिनिटी है वो आयरन से ज्यादा हो गई है। कब, जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से अबव हुआ। तो यहाँ क्या कर सकता है, कार्बन है वो आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगा। यानी रिएक्शन क्या होगी, आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज होगा और अगर टेम्परेचर 1073 केल्विन से अबव है तो कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। अब इन दोनों में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा भी, जो कम टेम्परेचर पर रिडक्शन करवा दे, और कम टेम्परेचर पर रिडक्शन कौन करवा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, आयरन ऑक्साइड के लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब मैं 1 बाय 1 जोन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं भी। मैं अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया कि भाई कंबस्टन जहां हो रहा है उसको मैंने कंबस्टन जोन कह दिया, और जहां पे हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे हीट एब्जॉर्प्शन जोन कह दिया, और जहां स्लैग बन रहा है उसे स्लैग फॉर्मेशन जोन कह दिया। ठीक है, या स्लैग जोन कह दिया। तो अलग अलग जोन में डिवाइड कर रहा हूं। तो समझो पहला जोन है कंबस्टन जोन। आपको पता ही है कंबस्टन कहां होगा भी, बहुत सिंपल है, देखने में बड़ा लगता है बट बहुत सिंपल है आयरन ऑक्साइड से आयरन ऑब्टेन करना। यहां से हॉट एयर आ रही है, ऊपर से कार्बन आ रही है, कार्बन और ऑक्सीजन, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन ही होती है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, मतलब हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितना हो गया, इतने के लगभग हो गया। कहां हो रहा है जो कंबस्टन जोन है वो है कहां भाई, लोअर पार्ट में या बॉटम में कहूंगा भाई। जो कंबस्टन जोन है वो कहां है, बॉटम में है, फर्नेस के बॉटम में कंबस्टन हो रहा है। समझ आ गया होगा, सिंपल है, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है। अब दूसरा देखो, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। अब हीट का एब्जॉर्प्शन कहां होगा भाई, अब देखो नीचे जो बॉटम में CO2 बनी है वो ऊपर जाएगी, है ना, CO2 गैस है ऊपर जाएगी, ऊपर से क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, कोक आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका कार्बन डाइऑक्साइड को जो कार्बन है वो रिड्यूस कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। क्लियर है, इस रिएक्शन के दौरान क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हीट एब्जॉर्प्शन जोन होता है वहां पे टेम्परेचर होता है वो 1423 से 1673 केल्विन होता है। अब समझ ही गए होंगे कहां हो रहा है, लोअर पार्ट में हो रहा है। ठीक है, तो फर्नेस के लोअर पार्ट में आपका हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब यहां पर यह रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी।
अब तीसरा देखो भी, तीसरा है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग कहां बनेंगे? तो जो मिड पार्ट है, मिड पार्ट में जहां टेम्परेचर कितना है 1123 केल्विन है। ठीक है, क्या होगा भी, मैंने बेसिक फ्लक्स डाला था, क्या डाला था? कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, इतना टेम्परेचर है, डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब यह कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, इसके अंदर जो एसिडिक इम्प्योरिटी है, यह बेसिक फ्लक्स है, एसिडिक इम्प्योरिटी क्या, मिट्टी होगी, सिलिका होगी, SiO2 है, इसके साथ क्या बना लेगा, कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा, स्लैग बना लेगा। ठीक है, क्योंकि इस जोन में स्लैग बन रहा है, मिड जोन में, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्लैग फॉर्मेशन जोन कहते हैं। क्लियर है? तो यहां आपका स्लैग बनेगा। अब देखो, अब हमने मिड पार्ट तक कर लिया, अपर पार्ट है, यहां क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, तो फोर्थ हम क्या करने जा रहे हैं, जोन ऑफ रिडक्शन। एक बार ये नोट करो, मैं यही लिख रहा हूं आगे। हाँ भाई, फोर्थ है जोन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन आपको पता है किसकी हेल्प से होगी? अगर मैंने कहा था टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और आपको पता है नीचे से कार्बन मोनोऑक्साइड ही तो जा रही है ऊपर। ठीक है, आयरन किस फॉर्म में भी आपका हेमेटाइट है, तो हेमेटाइट और के लिए कर रहा हूं भी डिस्कस में। ठीक है, तो आपका हेमेटाइट Fe2O3 है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। टेम्परेचर याद रखना चाहो तो रख लो, वरना कोई जरूरी नहीं है। 573 टू 673 केल्विन पर यह रिएक्शन होगी। तो होगा क्या भी, यहां बन जाएगा Fe3O4 प्लस CO2 गैस निकल जाएगी। क्लियर है? अब आप कहोगे जी रिडक्शन की बात हो रही थी, ये आपने क्या कर दिया, इसको समझो रिडक्शन ही हुआ है, बट पूरा कंप्लीट रिडक्शन नहीं हुआ, अभी पार्शियल रिडक्शन हुआ है। ये क्या बन गया भाई आपका, ये आपका है Fe2O3 और FeO, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो मतलब इसके अंदर क्या है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहां पे सारा का सारा आयरन किस में था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। यहां क्या हुआ, कुछ +3 में, कुछ +2 में है। यह क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड तो होता है इन दोनों का, मतलब कुछ अमाउंट रिड्यूस हो चुकी है, रिडक्शन करवाया मैंने अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, जो आपका ये बना है Fe3O4, वो दोबारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। ये टेम्परेचर अब की बार हो जाएगा भी 773 केल्विन से 873 केल्विन के लगभग। अब क्या बन जाएगा, क्योंकि कुछ +2 था, कुछ +3 था, यहां Fe बन गया और प्लस क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। ठीक है, इसे स्पंजी आयरन बोलते हैं। अभी जो इस तरह से आयरन मिलेगा उसे मैं क्या कहूंगा, स्पंजी आयरन है। अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है, इतने टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं हो पा रहे हैं। स्पंजी क्यों हुआ भाई, क्योंकि इसमें से जो मॉइस्चर था या वोलेटाइल इंप्योरिटी थी वो रिमूव हो गई। ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सीजन भी तो क्या हो गया, इससे रिमूव हो गया है, तो इससे वो क्या हो गया, स्पंजी हो गया, स्पंज जैसा हो गया, तो इसे स्पंजी आयरन बोलेंगे। अब क्या होगा कि कुछ अमाउंट में यह रिएक्शन ये भी हो रही है अभी कि आपका जो Fe3O4 है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसी टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर रिएक्ट करके क्या बना देता है, FeO बना देता है और CO2 बन जाती है। ठीक है, ये इसको भी या फिर इसको भी रिड्यूस किस में कर देगा, +2 में कर देगा। ठीक है, अब आपका जो फेरस ऑक्साइड बना है वो यहां से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से अबव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। अब कार्बन क्या करेगा, इस फेरस ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस कर देगा। दूसरा, अगर मान लो बाय चांस या तो आपका फेरिक ऑक्साइड है या फिर आपका Fe3O4 अनरिड्यूस्ड फॉर्म में नीचे आ गया, तो भी हाई टेम्परेचर पर कार्बन उसका आसानी से क्या कर देगा, रिडक्शन करवा देगा। तो यहां क्या बन जाएगा भी, Fe बनेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा।
यहां ध्यान रखना भी कार्बन इसके साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड ही बना रहा है, यानी लोअर जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाके रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाएगी तो इनका रिडक्शन करवाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो अब देखो भी, अब नीचे वाले पार्ट में अब जैसे जैसे नीचे जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो आपका जो स्पंजी आयरन है, ये यहाँ पे आयरन ऑब्टेन हुआ है, ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ ऊपर वाले जोन में होगा वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो ये आयरन जैसे जैसे नीचे जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट होगा तो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो स्लैग है, स्लैग यहाँ बन गया था, ये भी नीचे जाएगा हाई टेम्परेचर पे, ये भी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, आयरन के ऊपर फ्लोट करेगा। हमें बताया, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्लैग होता है वो इमिसिबल होता है मेटल के अंदर, एक तो इमिसिबल होगा, दूसरा उससे लाइटर है, हल्का है तो इसके ऊपर तैरेगा, जहां से हम इसको आसानी से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में आप लिख सकते हो फोर्थ यानी फिफ्थ में यहां लिख देता हूं, जोन ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। जोन ऑफ फ्यूजन कहां होगा भी, ये जो लोअर पार्ट है, फ्यूजन कौन सा है, लोअर पार्ट है। यहां टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा होगा 1423 से 1673 केल्विन होता है। यहां पे क्या होंगे, आपका जो आयरन है प्लस स्लैग है, दोनों क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। फ्यूजन मतलब मेल्ट हो गए, और वो कहां चले जाएंगे, बॉटम में चले जाएंगे, तो वो उनको हम आसानी से रिमूव कर लेंगे। इस तरह से आपका क्या हुआ है, आयरन मिल गया है। बट ये जो आयरन मिला है वो इम्प्योर है, और इस आयरन को मैं क्या कहूंगा, यहां से हमें क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, और ये आयरन क्या होगा, इम्प्योर होगा। इस आयरन को हम बोलते हैं पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन में क्या होता है कि 4% कार्बन की इंप्योरिटी होती है, प्लस सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है, सिलिकॉन होता है और मैग्नीज भी होता है कुछ अमाउंट में। क्लियर है, तो ये इंप्योरिटी इसके साथ रह जाती है, तो हम ये कह देते हैं 4% कार्बन और सम अदर इंप्योरिटी पिग आयरन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखो ये कैसे आई होगी भी, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज, ये मैं यहां बता देता हूं आपको। ये वाला पार्ट है, मान लो कि सल्फर SO2 की फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी। ठीक है, फॉस्फोरस है वो किस फॉर्म में, P4O10 या P2O5 के फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी। मैग्नीज है वो MnO की फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी तो होगी ना अंदर, हॉट एयर दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो मैग्नीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई होगी। और सिलिका है वो क्या होगी, SiO2 की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। बट यहाँ पे क्या है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो कार्बन क्या करेगा, SO2 का रिडक्शन करवा देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फर बना देगा। यहाँ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैग्नीज का रिडक्शन करवाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिलिका का रिडक्शन करवाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस तरह से ये इंप्योरिटी के रूप में आयरन के साथ मेल्ट हो जाएंगे। क्लियर है, तो इस तरह से जो मिला है वो पिग आयरन होता है। अब पिग आयरन से कास्ट आयरन कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे, पहले नोट करो। अब हम कास्ट आयरन कैसे बनाएंगे, अब कास्ट आयरन बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है। क्या करोगे, आपका जो पिग आयरन आया है प्लस इसमें आयरन स्क्रैप डाल दोगे, है ना, सस्ते वाला जो बिना यूजलेस आयरन है वो इसके अंदर डाल दिया आपने, आयरन स्क्रैप डाल दिया, कबाड़ बोलते हो ना इसको। और प्लस क्या डालोगे, थोड़ी सी अमाउंट में कोक डाल दोगे, और इसके अंदर से आप क्या करोगे, हॉट एयर पास करोगे। क्लियर है, आपने ये मिक्सचर लिया है, इसके अंदर से हॉट एयर पास कर दिया आपने, तो होगा क्या भी, ये सारे मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोक यहां पे क्या काम कर रहा है, रिडक्शन का काम करवाएगा और फ्यूल का भी काम करेगा। यानी इनके अंदर कोई भी ऑक्साइड की इंप्योरिटी है उनको ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और खुद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा।
ठीक है, तो अब इसको मेल्ट कर दिया है। मेल्ट की मैं कूलिंग के दो मेथड कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने इसको सडनली कूल कर दिया, अचानक से कूल कर दिया, तो क्या होगा, वाइट कास्ट आयरन बनेगा। और मैंने इसको स्लोली कूल किया तो आपका ग्रे कास्ट आयरन बनेगा। क्लियर है? मैंने यानी इनको पहले इनके साथ मिक्स करके मेल्ट कर दिया है, तो इससे क्या होगा, मैंने टेम्परेचर हाई दिया है तो कोई वोलेटाइल इंप्योरिटी वगैरह बची है वो उड़ जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से कूलिंग कर दी तो व्हाइट कास्ट आयरन बन गया, और मैंने स्लोली तो की तो ग्रे कास्ट आयरन बन गया। अब क्या होता है भाई कि जब स्लोली कूल करता हूं तो इसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होती है वो सेपरेट आउट हो जाती है, ग्रेफाइट के रूप में अलग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि स्लो हो रहा है कूलिंग, तो कार्बन क्या होगी, सेपरेट होने के लिए कार्बन को टाइम मिल जाएगा, तो वो ग्रेफाइट के रूप में सेपरेट हो जाएगी। तो अब जो कलर है इसका चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो तरह के कास्ट आयरन मिल गए हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जो कास्ट आयरन मिला है इसमें 3% कार्बन का कंटेंट होता है। पिग आयरन में कितना था, 4% का, यानी 1% कार्बन आपने घटा दी, प्लस कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट में इंप्योरिटी फिर भी रह जाती है इसमें, किसकी भाई, सल्फर की, फास्फोरस की, सिलिका की, मैग्नीज की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 100% रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये क्या हुआ, हमने पिग आयरन से कास्ट आयरन बना लिया है, यानी उसको थोड़ा बहुत हमने प्योर कर लिया, कार्बन के कंटेंट को डिक्रीज कर दिया है। अब जो कास्ट आयरन बना है वो ब्रिटल होता है। अब इस कास्ट आयरन से मैं क्या बनाने जा रहा हूं, रोट आयरन बनाने जा रहा हूं। रोट आयरन क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एक बार ये नोट करो और उसके बाद में हम रोट आयरन करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है रोट आयरन, ठीक है। रोट आयरन क्या होता है, आयरन क्या होता है भाई, आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। इसमें जो इंप्योरिटी होगी वो क्या होगी, लेस देन 0.5% होगी। इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.1 to 0.15% होता है, ठीक है। तो लेस देन 0.5% होती है इंप्योरिटी जो आपका रोट आयरन होता है, और कार्बन का कंटेंट क्या होता है, 0.1 से 0.15% होता है। तो अब रोट आयरन आप बनाओगे कैसे, रोट आयरन मेनली आप किससे बनाते हो, कास्ट आयरन से बनाते हो, ठीक है। आपने क्या किया है, रेवर्बरेटरी फर्नेस में करोगे ये प्रोसेस, और मान लो ये रेवर्बरेटरी फर्नेस है, मैंने वैसे डायग्राम आपको पहले समझा रखा है इसका। रेवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर आप क्या करोगे, हेमेटाइट की लाइनिंग कर दोगे, ठीक है। किसकी, हेमेटाइट की। हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3। इस प्रोसेस को हेमेटाइट की लाइनिंग करके और इम्प्योर को प्योर करने के प्रोसेस को हम पुडलिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रोट आयरन है वो किस प्रोसेस से बनता है, कास्ट आयरन से, पुडलिंग प्रोसेस के द्वारा बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें होगा क्या कि आपने कास्ट आयरन इसके अंदर डाल दिया है, Ci लिख रहा हूं कास्ट आयरन, प्लस में आपने क्या किया, इसमें आपने Fe2O3 की लाइनिंग डाल कर रखी है, और प्लस आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, ठीक है। और थोड़ी बहुत अमाउंट में आप क्या कर दोगे, इसके अंदर आप लाइम डाल दोगे। लाइम भी क्या करेगा, फ्लक्स का काम करेगा। अब देखो होगा क्या कि आपका जो इसके अंदर कास्ट आयरन के अंदर क्या क्या है, कार्बन है, कार्बन को रिड्यूस कौन करेगा, जो हेमेटाइट की लाइनिंग है वो इसके साथ रिएक्ट करेगी, खुद आयरन बना लेगी, कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी, जो निकल जाएगा, है ना। फायदा क्या हुआ, कार्बन निकला है, आयरन आया है, तो आयरन का कंटेंट बढ़ गया और कार्बन का कंटेंट घट गया।
इसी तरह अगर आपका फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस भी ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, P4O10 की फॉर्म में निकलेगा ये। इसी तरह आपका मैग्नीज होता है, मैग्नीज को भी ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बन जाएगा भी, आयरन बनेगा और मैग्नीज ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा सिलिका थी, सिलिका के साथ भी ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, Fe बनेगा प्लस SiO2, यानी सिलिकन था, सिलिकन को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिलिका में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखो, ये बेसिक है और ये एसिडिक है, ये तो एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे। MnO प्लस SiO2, इन्होंने क्या बना लिया, स्लैग बना लिया, MnSiO3, मैग्नेस सिलिकेट बन गया, स्लैग है ये, निकल गया। ठीक है। अब बच क्या गया भाई, आपका P4O10 है और आपने क्या डाल रखा है, लाइम डाल रखा है। तो लाइम में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा, हमें हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है ना, क्विक लाइम। लाइम यहाँ क्या डालते हो आप, लाइम स्टोन डालते हो जो कैल्शियम ऑक्साइड दे देता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, जो फास्फोरस ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके CaPO4, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। इसके साथ कुछ अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड अटैच भी रह जाता है भी। इसे हम कहते हैं थॉमस स्लैग। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि थॉमस स्लैग क्या होता है, यह कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में बनेगा, इसे हम क्या कहते हैं, थॉमस स्लैग कहते हैं, निकल जाएगा। क्लियर है। कई बार यह भी होता है कि जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है वो आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी क्या बना लेता है, FePO4, आयरन फॉस्फेट बना लेता है, फेरिक फॉस्फेट। ठीक है। यह भी स्लैग की फॉर्म में क्या होगा, निकल जाएगा। इस तरह से क्या हुआ है, ज्यादातर इंप्योरिटी है वो निकल चुकी है। ठीक है। तो अब इंप्योरिटी निकल गई। सल्फर होता है, सल्फर का भी देख लो, सल्फर क्या करेगा, Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और आयरन निकलेगा। ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकल गए। आपका फास्फोरस के ऑक्साइड थे वो या तो लाइम के साथ या आयरन ऑक्साइड के साथ स्लैग की फॉर्म में निकल जाएंगे और ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, ये भी स्लैग बना लेते हैं, तो निकल गए। इस तरह से आपने क्या किया, कास्ट आयरन से रोट आयरन है वो बना लिया है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पुडलिंग प्रोसेस कहते हैं, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड यानी हेमेटाइट की लाइनिंग करके इनकी प्योरिफिकेशन करवा रहे हैं। ठीक है। तो ये रोट आयरन बनाने का प्रोसेस था। अब बढ़ते हैं कि स्टील कैसे बनता है, नोट करो इसको। नेक्स्ट आता है आपका स्टील कैसे बनता है। पहली बात है ये हम किससे बनाएंगे भी, पिग आयरन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, पिग आयरन से। स्टील पिग आयरन से बनता है। पिग आयरन में मैंने बताया था कि 4% कार्बन होता है। इसके अलावा अदर इंप्योरिटी में क्या आ जाती है, अदर इंप्योरिटी में आपका सल्फर आ जाता है, फॉस्फोरस आ जाती है, सिलिकॉन आ जाती है, मैग्नीज आ जाती है। इन इंप्योरिटी को रिमूव करेंगे। स्टील बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इंप्योरिटी रिमूव करेंगे। उसके बाद में दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, एलॉय बनाएंगे आयरन का। किसके साथ भी, एलोइंग एजेंट डाल देंगे। एलोइंग एजेंट में क्या आ जाएगी, मेटल आ जाएगी, जैसे आपकी क्रोमियम है, मैग्नीज है, वेनेडियम है, मॉलिब्डेनम है या टंगस्टन है। जिस डिजायर्ड स्ट्रेंथ का मुझे स्टील चाहिए या स्टील के अंदर मुझे जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी चाहिए उसके बेस पे मैं मेटल का सिलेक्शन करूंगा। ठीक है। पर्टिकुलर मेटल है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। क्लियर है। तो मुझे जिस तरह की जिस प्रॉपर्टी का भी स्टील चाहिएगा मैं इनमें से कोई मेटल है वो ऐड कर दूंगा उसके अंदर। क्लियर है। अब स्टील बनाने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस यूज कर सकते हैं अभी, तो प्रोसेस है, एक है बेसेमर प्रोसेस। बेसेमर प्रोसेस के द्वारा भी बनाया जा सकता है। एक आपका है थॉमस प्रोसेस। ठीक है। स्टील बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं वो बता रहा हूं मैं। एक है आपका साइमन ओपन हार्थ
प्रोसेस, ठीक है। एक और है भी आपका साइमन इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा जो आज के टाइम में मोस्टली यूज हो रहा है स्टील बनाने के लिए वो है बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस। पूरा लिख लेना भी, क्या है? बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस मोस्टली यूज हो रहा है। अब इनमें डिफरेंस देखो, ये वाले जो है चाहे बेसेमर प्रोसेस हो, थॉमस प्रोसेस हो, साइमन ओपर हार्ट प्रोसेस हो, यहां पे हम क्या करते हैं? एयर यूज करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। और आपको पता है कि एयर यूज करेंगे तो वहां ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जाएगी, ठीक है। और बट जो बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस है यहां मैं प्योर ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं, यानी नाइट्रोजन की जगह ही नहीं है, नाइट्रोजन नहीं जाने दूंगा, मैं प्योर ऑक्सीजन जाने दे रहा हूं। यहां पे क्या होगा? एयर में तो एयर के साथ नाइट्रोजन भी जा रही है, नाइट्रोजन जाएगी तो सरफेस पे क्या होगी? नाइट्राइट की लेयर जम जाएगी, जिसे हम नाइट्राइडिंग कहते हैं, ठीक है। जो आगे क्या करती है, जो वेल्डिंग वगैरह करनी हो तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ज्यादातर हम क्या करते हैं? बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस को यूज करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे? प्योर ऑक्सीजन देंगे। प्योर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है नहीं, तो सरफेस की नाइट्राइडिंग नहीं होगी, तो हमारे लिए वैल्यूएबल रहेगा। तो ये प्रोसेस कैसे करेंगे भाई? तो हम पिग आयरन को मेल्टेड फॉर्म में लेंगे, यानी पिग आयरन प्लस इसमें थोड़ी बहुत अमाउंट में हम लाइम डाल देंगे फर्नेस के अंदर। ये फर्नेस में भी तो हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं यहां पर। तो पिग आयरन प्लस लाइम मेल्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर से मैं क्या करूंगा? प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करूंगा। ये प्योर ऑक्सीजन है, मैं इसके ऊपर से सप्लाई कर रहा हूं। तो होगा क्या भाई? पहली बात है कि रिएक्शन वो सेम रहेगी जो मैंने पहले लिखी है कि सल्फर है वो सल्फर डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 की फॉर्म में निकल जाएगी। फॉस्फोरस है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P4O10 बना लेगी। इसके अलावा सिलिकन है वो ऑक्सीजन के रिएक्ट करके सिलिका बना लेगी। और मैग्नीज है, मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MnO बना लेगी। अब मैंने ये बताया था ये स्लैग बना लेंगे। ये फॉस्फोरस है प्लस लाइम है, ये मैंने आपको बताया था थॉमस स्लैग बना लेगा। SO2 है, निकल जाएगी। इस तरह से आपका क्या होगा? इंप्योरिटी निकल गई है। और आपका जो अब मोल्टन पार्ट है उसको मैं क्या करूंगा? ठंडा कर लूंगा। ठंडा करूंगा तो मुझे स्टील मिल जाएगा। इसका बेनिफिट यह है कि 40 मिनट में आपका 310 स्टील है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। और बाकी प्रोसेस है उससे क्या होगा? स्टील कम अमाउंट में बनेगा। और इससे क्या हो रहा है? लार्ज अमाउंट में स्टील बन रहा है बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस से। दूसरा क्या होता है कि इससे जो स्टील बनेगा वो प्योर होगा, यानी सरफेस में नाइट्राइटिंग वगैरह नहीं होगी। तो ये बेनिफिट थे इसके बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस से बनाने के। तो और ये था आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।